हेलो स्टूडेंट्स, देखो मोल कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की, कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में आप किस तरीके से बगैर रिएक्शन को बैलेंस किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें हमने पीओएसी अप्लाई किया था। चलिए, मोर एग्जांपल्स वी शैल टेक नाउ अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो लिखो हेडिंग, लिखो एक क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, potassium oxalate K2C2O4 is made to react with a series of reagents. Potassium oxalate is made to react with a series of reagents to form a complex compound, K2Zn3FeCN6 whole twice, जिसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास मान लो m ग्राम पर मोल है। दिस इज द मोलर मास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इफ carbon of oxalate salt is conserved, then find mass of complex formed। मान लो ये क्वेश्चन है और एक अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ो। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पोटेशियम ऑक्सलेट K2C2O4 इज मेड टू रिएक्ट विद अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K2Zn3FeCN6 होल ट्वाइस। मोलर मास दिया है m ग्राम पर मोल। इफ अच्छा, ये कितना मास है, इसका मास भी तो दिया होगा, x ग्राम कर दो इसको, x ग्राम। ठीक, तो x ग्राम ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट इज मेड टू रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ दिस मच। If carbon of the oxalate salt is conserved, क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पोटेशियम ऑक्सलेट का जो कार्बन है वो कंजर्व हुआ है। इसका मतलब जितना कार्बन यहाँ है इस कंपाउंड में, उतना ही कार्बन इस फाइनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होगा। तो यू कैन सेफली अप्लाई पीओएसी। मैंने कहा भी था कि पीओएसी अप्लाई करते समय बड़ा सावधान रहना पड़ता है। आपको पीओएसी अप्लाई उसी एलिमेंट पर करना है विच इज श्योर टू बी कंप्लीटली कन्वर्टेड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां आप सेफली पीओएसी अप्लाई कर सकते हो कार्बन पर। तो कैसे? K2C2O4 कन्वर्ट हुआ K2Zn3FeCN6 होल ट्वाइस, अप्लाइंग पीओएसी ऑन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम पर एक बार पीओएसी अप्लाई करो तो मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ K2C2O4। क्यों? क्योंकि एक मोल K2C2O4 में 2 मोल कार्बन हैं। कैसे अप्लाई करते हैं सीख लो। कार्बन के मोल्स यहाँ इज इक्वल टू कार्बन के मोल्स यहाँ। तो कार्बन के मोल्स कितने हैं? 2 इंटू मोल्स ऑफ K2C2O4 इज इक्वल टू, बताओ, कार्बन 6, कार्बन यहाँ और होल ट्वाइस है, 6 दूनी 12, 12 मोल्स इंटू मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसका मतलब 2 इंटू मास ऑफ, कितना मास दिया हुआ है K2C2O4 का, x ग्राम, अपॉन व्हाट इज द मोलर मास। जरा देख लो, 2 इंटू 39 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 64 आ गया मोलर मास इज इक्वल टू 12 इंटू व्हाट मास, मान लो W ग्राम इज नीडेड, W ग्राम इज फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय द मोलर मास m। देखिए जरा क्या आ गया, यहां से 2 से ये 6 बार कैंसिल आउट हो गया, तो W की वैल्यू हो गई x इंटू मोलर मास m अपॉन 6 इंटू मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। वो सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 78, 3 दूनी 6, 7, 9 दूनी 18, 78 प्लस 24 प्लस 64, 4 4 8, 16, 6 2 8, 7 15 16, 166। दैट्स इट, इतने ग्राम इज द आंसर। वो कैलकुलेशन कर लेना एक बार सही से,
सो लाइक दैट यू कैन से दिस इज द आंसर। ये तरीका था। अब बताओ इसमें रिएक्शन तो कुछ दी नहीं, तो बैलेंसिंग कैसे करोगे? तो ये इस तरह क्वेश्चंस यू कैन सेफली डू विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे। और भी क्वेश्चन लेंगे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। नोट करो पहले इसको। चलिए पीओसी से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जो हमने वो लास्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन लिया था ना कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 बनाते हैं। मैंने कहा भी था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वापस बोल रहा हूं कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो पक्का है कि बोथ ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड इन दैट केस यू कैन सेफली अप्लाई POAC। तो वापस से मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं कि 12 ग्राम कार्बन इज रिएक्टेड विद 24 ग्राम ऑफ O2 to form a gas mixture of CO and CO2। तो गैस मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 बनता है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस फॉर्म्ड। मान लो ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और मैंने कहा भी था कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये पक्का है कि एलिमेंट्स पूरे पूरे कंज्यूम हो चुके होंगे। तो यहाँ पर कार्बन की रिएक्शन O2 से कराओगे तो CO और CO2 दोनों बने हैं। और मैंने कहा भी था कि जब भी आप POAC अप्लाई करो ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स शुड बी रिटन इन द सेम सिंगल इक्वेशन। तो ऑल द रिएक्टेंट्स टू द लेफ्ट साइड, ऑल द प्रोडक्ट्स टू द राइट साइड। कार्बन कितने मोल? 1 मोल। ऑक्सीजन 24/32.75 मोल। और जब कह दिया कि ये दोनों का मिक्सचर मिल रहा है तो कार्बन एंड O2 आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। C and O2 आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। और जब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो चुके हैं तो फिर दिक्कत क्या है? यू कैन सेफली अप्लाई POAC। अप्लाई करो POAC। तो अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन, जरा कार्बन पर POAC अप्लाई करो अप्लाई। कार्बन के मोल्स, अब यहां 1 मोल कार्बन में 1 मोल कार्बन ही है तो 1 into मोल्स ऑफ कार्बन 1। अब मान लो इसके A मोल बने और ये B मोल बना तो कार्बन के मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं? CO के अंदर देखो 1 मोल में 1 मोल CO छुपा हुआ है। 1 into मोल्स ऑफ COA, 1 into मोल्स ऑफ CO2B, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया POAC ऑन कार्बन। अब जरा POAC अप्लाई करो ऑक्सीजन पर। अप्लाइंग POAC ऑन O। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है, एटम पे लगाना है तो O पर लगाओ। O2 में है, एक O2 में कितने O छुपे में है? 2। तो 2 into मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? 0.75 इज इक्वल टू एक CO में 1 O है तो 1 into मोल्स ऑफ CO दैट इज A, 2 into मोल्स ऑफ CO2 कितना? B, क्योंकि 1 मोल CO2 में 2 मोल O छुपे हुए हैं तो O के मोल्स लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ शुड बी इक्वल। दैट्स व्हाट यू हैव इक्वेटेड। आ गई दो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। आप दोनों से दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल हैं। सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू 0.5 मोल, B की वैल्यू 0.5 मोल।
यही आंसर है, CO के मोल्स, CO2 के मोल्स, दैट्स इट, यही आंसर है। और ध्यान दो, लास्ट लेक्चर में हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम डेटा लिया था, एंड द सेम आंसर्स वर ऑब्टेन्ड ओवर देयर आल्सो। वहां भी हमने सेम आंसर फाइंड आउट किया था और बैलेंसिंग करके स्टाइक्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व किया था। बट ये क्वेश्चन तो बहुत सेफली मैं बार बार सेफली क्यों बोलता हूँ पीओसी के क्वेश्चंस में, क्योंकि पीओसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते समय बड़ा सावधान रहना है। उसी एलिमेंट पर पीओसी लगाना है जो कि रिएक्टेंट से पूरा खर्च होके कहाँ पहुंच चुका है, प्रोडक्ट्स में। तो लिमिटिंग रिएजेंट पर पीओसी अप्लाई करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के किसी एलिमेंट पर पीओसी अप्लाई करना है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। गाइस ये क्वेश्चन था, नोट करें। फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, अब आपको सॉल्व करके बताना है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व करें। क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि इन व्हाट मोलर रेशियो व्हाइट फॉस्फोरस मतलब P4 एंड O2 मस्ट बी reacted so that 2:3 molar mixture of P4O6 and P4O10 is obtained। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वापस से वही, दो एलिमेंट्स को रिएक्शन कराई जा रही है, कौन, P4 एंड O2, और दो एलिमेंट्स को रिएक्शन कराई गई और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले हैं। तो ये पक्का है कि P4 भी पूरा खर्च और O2 भी पूरा खर्च। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ने कहा है कि प्रोडक्ट का जो रेशियो बना P4O6 एंड P4O10 का, वो मोलर रेशियो 2:3 बना। तो बताओ किस मोलर रेशियो में P4 और O2 लिए गए थे, सॉल्व इट। हाँ भाई, किया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे में सर अभी तो आपने दिया था, अभी आ गए। अरे आपको पॉज करना होता है स्क्रीन को, फिर सॉल्व करना होता है। हमें तो सिलेबस भी थोड़ा आगे बढ़ाना है, प्रॉपरली अच्छे से समझाते हुए, आराम आराम से। ये आराम आराम से ही तो है सब कुछ। पूरा सिलेबस कराना है अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग कराने के बाद। वेल चलो देखो, आपने देखिए क्या आंसर आपने फाइंड आउट किया है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो एलिमेंट कंबाइन होने के बाद दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स पूरे पूरे खर्च हो चुके होंगे। यू कैन अप्लाई पीओसी, और पीओसी अप्लाई करने के लिए मैंने कहा भी है, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स शुड बी रिटन इन द सेम सिंगल रिएक्शन। तो P4 प्लस O2, P4O6 प्लस P4O10, so these are the products formed. See here, P4 plus O2, P4O6 plus P4O10. Now they are taken in the किस रेशियो में ले जाना चाहिए, मान लो ये X मोल और ये Y मोल, तो X to Y बताना है। और ये जो P4O6 और P4O10 है, ये 2 मोल ले लो, क्योंकि रेशियो बताना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 3 मोल ले लो, चलेगा। 2:3 के रेशियो में तो है, हमें रेशियो बताना है यहाँ पे। अप्लाई करो पीओसी, तो POAC ऑन P फास्फोरस लगाओ। एक मोल P4 में कितने मोल P बैठे हैं, 4, तो 4 इंटू मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ P4O6 प्लस 4 इंटू मोल्स ऑफ P4O10। सॉल्व करोगे तो 4 इंटू मोल्स ऑफ P4 विच इज X इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। X की वैल्यू अगर देखो तो कितनी आ गई, 5।
मोल, राइट। अभी तो x आया है, हमें तो y भी चाहिए। बताओ किस पे क्या करें अब? POC अप्लाई करो, किस पर? ऑक्सीजन पर। अप्लाइंग POC ऑन O। O पर POC अप्लाई करो, तो अप्लाई करोगे तो O पर O2 में 2 O हैं, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 Y इज इक्वल टू 6 इंटू मोल्स ऑफ P4O6 2, 10 इंटू मोल्स ऑफ P4O10 3। तो जरा देखना कितना हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 30 अपॉन 2, 30 और 40 42 अपॉन 2 21 मोल। और हमें चाहिए था मोल्स का रेशियो किस किस का, व्हाइट फॉस्फोरस एंड O2, तो इसका मतलब x अपॉन y चाहिए, तो x अपॉन y इज 5 अपॉन 21, यही आंसर है। तो गाइस दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इसलिए कि कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, वरना क्वेश्चन सिंपल नहीं है। क्वेश्चन तो एक अच्छा सवाल है, ये जेई में आता है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि P4O2 पूरे पूरे खर्च हो चुके हैं। आपको पता है ये बात कि P4O6 और P4O10 अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं P4 और O2 की रिएक्शन कराने के बाद, तो पक्का है कि P4 भी पूरा खर्च, O2 भी पूरा पूरा खर्च हो चुका होगा। तो गाइज ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये था कॉन्सेप्ट POAC का। और प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के बाद स्टाइक्योमेट्री अब खत्म होने को है। स्टाइक्योमेट्री का मेजर पोर्शन होता है मिक्सचर के प्रॉब्लम्स एंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस भी आप कर चुके हो, कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक और पॉइंट की बात करेंगे यहीं पर स्टाइक्योमेट्री में, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। ये नोट करो पहले, नोट इट डाउन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन? मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फिर समझाता हूं, फिर क्वेश्चन लेंगे। यही तरीका होता है पढ़ने का। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड upon theoretical or stoichiometric amount of product obtainable into 100। पहले तो फॉर्मूला लिखो आप एक बार कि परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन थियोरेटिकल और स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेनेबल, जितना मिल सकता है इनटू 100। पहले तो फॉर्मूला देखो, मैं आपको इसका मीनिंग बतलाता हूं। देखो यहां पर परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड और फॉर्म्ड अपॉन थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेनेबल इनटू 100। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, राइट। अब राइट क्या सर, ये है क्या? सुनो अब, यील्ड मतलब, यील्ड शब्द का मतलब होता है पैदावार, प्रोड्यूस इज ए वेरी कॉमन टर्म यूज्ड विद क्रॉप्स। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं, गेहूं की पैदावार, चावल की पैदावार, ज्वार की पैदावार, सो दीज काइंड ऑफ जो प्रोड्यूस हैं, फार्म प्रोड्यूस जिसे बोलते हैं हम। तो फार्म प्रोड्यूस मतलब पैदावार। कई बार आप न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में इस तरीके से पढ़ते हैं या सुनते हैं कि इस बार बाढ़ की वजह से, बिकॉज ऑफ द फ्लड, द यील्ड ऑफ द राइस क्रॉप इज रिड्यूस्ड बाई 10%, बाई 20%, मतलब 20% फसल खराब हो गई, यील्ड इज 80%। या सूखे की वजह से, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट,
द yield इज रिड्यूस टू 80%, 70%, मतलब 20% या 30% जो प्रोड्यूस था, जो फसल थी वो खराब हो गई। ये मीनिंग है इसका। सर यहाँ फसल कहाँ से आ गई, कहाँ है गेहूं चावल यहाँ पर? अरे वही है जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स खर्च होते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ही तो हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ही तो हैं, फसल ही तो है वो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं। आज जो आप इतने सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हो, साबुन है, तेल है, ये सब प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो आप यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, तो ये प्रोड्यूस ही तो है। तो क्या मतलब है इसका कि परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेनेबल इनटू 100। किसी कारण से अगर प्रोडक्ट कम मिले, कहीं कोई वेस्टेज हो जाए, तो जितनी अमाउंट एक्चुअली मिली अपॉन जितनी मिल सकती थी इनटू 100। और एग्जांपल लेके बात करो, चलो जैसे बहुत ही सिंपल सा केस है, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, आप जानते हो इसको डिकम्पोज कराओगे तो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, यही बोलते हो। क्वेश्चन ऐसे कह दे कि 100 ग्राम 100 ग्राम मतलब 1 मोल, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन 100 ग्राम इज हीटेड स्ट्रांगली। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया है तो 1 मोल CO2 मिलता, और CO2 कितना मिलना चाहिए था थियोरेटिकली, स्टाइक्योमेट्री के हिसाब से 1/1 इंटू 1 मोल, मतलब 1 इंटू 44 ग्राम, इतना मिलना चाहिए था। ये है स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट। ये है स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑब्टेनेबल। So this is the stoichiometric amount of CO2 obtainable। बट क्वेश्चन ऐसा कह दे, मान लो क्वेश्चन क्या बोल दे आपसे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया एंड यू ऑब्टेन्ड इट फॉर्म्ड 22 ग्राम ऑफ CO2। तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन? 22 ग्राम CO2 मिला है, 22 ग्राम CO2 मिला है, तो 20 कितना एक्चुअली मिला है? 22 ग्राम, वो न्यूमरेटर ऊपर, तो परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई? क्वेश्चन ने कहा 22 ग्राम ऑब्टेन हुआ, एक्चुअली ये रहा। कितना हो सकता था ऑब्टेन एज पर द स्टाइक्योमेट्री? 44 ग्राम हो सकता था अपॉन 44 इंटू 100, सो इट बिकम्स 50%। इसका मतलब यील्ड इज 50%। 50% वेस्ट हो गया या पता नहीं क्या हुआ, तो इसका मतलब मैक्सिमम परसेंटेज यील्ड कितनी हो सकती है? 100%, जब कोई वेस्टेज ना हो। तो ध्यान दो कि परसेंटेज यील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 100% हो सकती है, इसका मतलब कोई वेस्टेज ना हो। अब वेस्टेज का मतलब क्या हुआ सर? देखो वेस्टेज दो तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लिया आपने, 100 ग्राम उसको हीट किया, पता चला 44 ग्राम की जगह 22 ग्राम ही मिला, तो हो सकता है ये 50% ही रिएक्ट हुआ हो, 50% पड़ा हो, तो रिएक्शन पूरी कंप्लीट हुई ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मालूम पड़ेगा कि हमें क्या मानना है। या हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट किसी और पैरेलल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया हो, किसी और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया हो और उसने CO2 ना दिया हो और कोई प्रोडक्ट दिए हो, तो पता चला 50% वहां कन्वर्ट हो गया, 50% इस रिएक्शन में आ पाया, खर्च तो पूरा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, but बाकी 50% has gone to some other parallel reaction and that information is not known to us। That is also the possibility। तो इसका मतलब परसेंटेज यील्ड अगर 100% से कम है, 100% से कम है, तो इसका मतलब there are two possibilities। One possibility is that the entire amount of the calcium carbonate is not converted into CO2 and another possibility is that there is some other chemical reaction in which CaCO3 is involved and for which information is not given to us, we do not know। तो सर हम क्या माने कि 50% ही खर्च हुआ है या 100% खर्च हो गया है और 50% किसी पैरेलल रिएक्शन में निकल चुका है? ना हमें ना पता, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं मान सकते। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, क्वेश्चन इस बारे में बात करेगा, क्वेश्चन कुछ ना कुछ हिंट देगा, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट।
तो गाइज ये तरीका है, इस तरीके से आप ये बात कहते हो परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन का मतलब कितना सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ अपॉन कितना अमाउंट ऑब्टेन हो सकता था एज पर स्टाइकियोमेट्री इनटू 100, ये मतलब होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज यील्ड। नोट करिए पूरी बात जो मैंने सिखाई है अभी आपको, नोट इट डाउन। मान लो एक क्वेश्चन इसी तरीके से दे दिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल दें कि SO3 इज स्ट्रांगली हीटेड, कितना SO3? 40 ग्राम। 40 ग्राम SO3 स्ट्रांगली हीटेड बियॉन्ड 800 degree Celsius and on decomposition मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे कह दे कि 4 ग्राम ऑफ O2 is obtained, find percentage yield of reaction। मान लो ये क्वेश्चन हो। अब देखो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। फॉर्मूला आपके सामने है। SO3 की पहले तो रिएक्शन लिखो, हीट करेगा तो क्या देगा? SO2 प्लस हाफ O2, यही मिला। 40 ग्राम है तो 40 अपॉन मोलर मास 32 प्लस 48 80.5 मोल। मान लो ये एक काम करो 3 ग्राम ले लो, इसको थोड़ा डेटा अच्छा हो जाएगा। 3 ग्राम करेक्शन करो क्वेश्चन में, सभी करेक्शन करो। 3 ग्राम लो, 4 ग्राम नहीं, 3 ग्राम ऑफ O2 इज ऑब्टेन्ड, राइट। हाफ मोल, 1 मोल से कितना O2 मिलता है? 1 मोल से आधा मोल, तो फिर 0.5 मोल से कितना? इंटू 0.5, तो इसका मतलब 1/4 मोल। तो 0.25 मोल O2 मिल सकता था स्टाइकियोमेट्री से। तो स्टाइकियोमेट्रिकली 0.25 मोल ऑफ O2 कैन बी ऑब्टेन्ड। तो 0.25 इंटू 32 कितना हो गया? 1/4, 4 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ O2 ऑब्टेनेबल है। ये ऑब्टेनेबल अमाउंट है, ऑब्टेनेबल अमाउंट एज पर स्टाइकियोमेट्री, एज पर स्टाइकियोमेट्री। तो व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? अब बताइए जरा, What is percentage yield of reaction? Actual amount of the product obtained, O2 के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल कितना मिला? 3 ग्राम। कितना मिल सकता था? 8 ग्राम इंटू 100, तो कितना हो गया? 8 12 12.5, तो 3 इंटू 12 हाँ 8 2 0 8 दिया 24, 12 पॉइंट कितना? 25, हाँ यही हुआ। 12 96 और 12.5, तो 12 36, 37.5% यील्ड। यही है आंसर, ये आंसर है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। सो दिस इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो कितनी अमाउंट एक्चुअली ऑब्टेन हुई अपॉन कितनी मिल सकती थी एज पर द केमिकल रिएक्शन इनटू 100 इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो गाइज ये था, इट वॉज ए गुड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लेंगे, चलिए नोट करेंगे, नोट इट डाउन।
चलिए एक क्वेश्चन ये लीजिए, एक अच्छा सवाल है ये। मान लो इसमें इस तरीके से कह दी, WkG ऑफ coal sample containing a 2% by mass of FeS2 is burned in excess of O2 to form। मान लो कुछ ऐसे बोलते हैं 2 moles of SO2 गैस एज क्या FeS2 O2 के साथ बर्न होता है तो Fe2O3 प्लस SO2 ये गैस बनेगी। फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। मान लो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई कोल सैंपल है WkG का, उसके अंदर 2% बाई मास FeS2 है, उसको जलाया गया इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे जला दिया, उसको बर्न किया। अच्छा, FeS2 इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड, FeS2 इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड। एक्चुअली गोल्ड जैसा गोल्डन कलर होता है, येलो मेटल, येलो सब्सटेंस होता है, तो गोल्ड जैसा लगता है। ये मूर्खों का गोल्ड, मतलब मूर्खी गोल्ड समझते हैं उसको, क्योंकि सस्ता ही होता है, तो इसमें गोल्ड जैसा कुछ थोड़ी होता है, गोल्ड जैसा दिखता है बस, इसलिए बोलते हैं फूल्स गोल्ड। तो WkG ऑफ कोल सैंपल कंटेनिंग 2% बाय मास ऑफ FeS2 इज बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ SO2। ये रिएक्शन है, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करो आंसर बतलाओ। kg में आंसर रिपोर्ट करना है, नहीं W ही बताना था हमें। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सही कर देता हूँ। इफ यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 40%, फाइंड W। आपको ये बताना है, अगर परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन 40% है, यील्ड ऑफ द रिएक्शन 40% मतलब परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, तो बताओ W की वैल्यू क्या होगी। करो सॉल्व क्वेश्चन को। चलिए चलो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। WkG ऑफ द कोल सैंपल, अब ध्यान दो, 2% बाय मास ऑफ FeS2 है। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो। FeS2 प्लस, अच्छा आयरन का एटॉमिक मास चाहिए होगा तो 56 ले लो, सल्फर तो होता ही है 32 32, राइट। FeS2 O2 के साथ रिएक्शन करेगा, Fe2O3 बनाया प्लस SO2 बनाया। जरा बैलेंसिंग करना, 2 सल्फर 4 है तो 4 4 दूनी 8 और 3 11, 5.5। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ ऑब्टेन हुई। जरा देखना कितना मास है FeS2 का, WkG है तो kg मतलब 10 की पावर 3 ग्राम, उसका 2% तो 2/100, ये मास है। अपॉन मोलर मास 56 प्लस 64 120 हो गया, ये मोल हो गए। W इंटू 10 to the power 3, क्यों 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम, उसका 2% तो 2/100, इतना मास है FeS2 का, अपॉन 120 मोलर मास से इतने मोल्स हो गए। जरा सॉल्व तो कर लो, 2 0 3 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 6 तो W/6 मोल होगा ये। जरा देखना 2 मोल से कितने मिले, 4 मोल, तो थियोरेटिकली कितना मिलता, 4/2 इंटू W/6 मोल।
इतने SO2 मोल मिलते, ये स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट हो गई। तो कितना हो गया ये 4 2 3 W/3 मोल। इतने मोल थियोरेटिकल अमाउंट है और एक्चुअल अमाउंट कितनी मिली 2 मोल। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाना, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू 40%, तो 40 इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट 2 मोल। कितना अमाउंट मिल सकता था W/3 इंटू 100। कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया ये 6, तो W इज इक्वल टू ये हो गया 6 इंटू 100 अपॉन 3 दूनी 6 इंटू 100 अपॉन 40। 0 से ये 0 और 2 दूनी 4 5, 2 से ये 3 5 दिया 15 15 kg। बस यही आंसर है, 15 kg इज द राइट आंसर। तो गाइज ये था आंसर। थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन को, तो परसेंटेज का भी यूज़ किया है हमने और परसेंटेज यील्ड का भी यूज़ किया है। एक नहीं 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो व्हाट इज आंसर, व्हाट इज W, 15 kg ऑफ द सैंपल वाज टेकन। और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए परसेंटेज यील्ड का। इसको नोट करो पहले। हाँ चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है जो मैं अब ले रहा हूं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। हाँ ये क्वेश्चन लो। क्वेश्चन क्या है, ये कोई स्टेप्स हैं अमोनिया के प्रोडक्शन का, ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ये। तो ओस्टवाल्ड्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या 4NH3 प्लस O2 5O2 4NO प्लस 6H2O 75%, 2NO प्लस O2 2NO2 50% 50%, 3NO2 प्लस H2O 2HNO3 प्लस NO 25%। Find mass of ammonia needed in kg. Mass of ammonia needed in kg to produce 1260 kg of HNO3 with given yields. करो क्वेश्चन को सॉल्व। पहले तो क्वेश्चन में एक बात समझ लो गाइस, चेक जरूर कर ले कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ये ओस्टवाल्ड का प्रोडक्शन का मेथड है ऑफ HNO3, अमोनिया यूज कर रहे हैं। मास ऑफ अमोनिया कितना चाहिए किलो में, केजी में, टू प्रोड्यूस 1260 kg ऑफ HNO3 विद द गिवन यील्ड्स। कहाँ है यील्ड सर, दिए नहीं, ये है ना किसी भी रिएक्शन के एरो के ऊपर अगर परसेंटेज में 75% 50% लिखा हो तो दैट मींस परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन 75%, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन 50%, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन 25%। एटॉमिक मासेस सबके पता ही है आपको, आंसर बतलाओ।
किया अटेम्प्ट। देखो इधर क्वेश्चन को, इट्स ए गुड क्वेश्चन बट सिंपल क्वेश्चन। मैं एक ही स्टेप में, आपने एक चीज़ सीखी थी, आपको याद हो तो, कि अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन है या कंसेक्यूटिव रिएक्शंस हैं तो फिर आप एक ही स्टेप में, एक ही बार में फैक्टर लेवल मेथड अप्लाई करके पूरा यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट द आंसर। तो जैसे यहाँ पर ये रिएक्शंस हैं, पोस्टवर्ल्ड मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ HNO3 है। अब मान लो ये कह रहे हैं कि कितना मास चाहिए केजी में, मान लो ये x kg चाहिए, x kg, राइट। तो x इंटू 10 टू द पावर 3, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गए ग्राम, अपॉन 17 क्या बन गए मोल। बोलो किसके मोल हैं ये, मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट। इंटरमीडिएट के थ्रू आओ, ये रहा इंटरमीडिएट, ये रहा इंटरमीडिएट, 4 मोल से 4 मोल इंटू 4/4, याद पड़ रहा है ये मेथड। तो बताओ ये किसके मोल, NO के, नहीं बने नहीं हैं, ये बनते तो जब, ये मोल NO के जब बनते जब यील्ड 100% होती, ना है 75, ना है 100%। क्वेश्चन हैज मेंशन्ड 75% ऑफ द यील्ड। अरे मेरी बात सुन लो पहले, समझ लो, रुको, लिखना बंद करो, ना देखो ध्यान से। अमोनिया x kg, x इंटू 1000 अपॉन 17, अमोनिया के मोल्स, 4 मोल से 4 मोल तो 4/4। ये मोल्स NO के बनते नहीं बने, कम बने हैं, क्योंकि यील्ड अगर 100% होती तो इतने मोल बनते, यील्ड 75% है, तो इतनी अमाउंट का केवल 75% ही बना है, 0.75। ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म्ड, ये हैं NO के मोल्स जो बने हैं। 0.75 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यील्ड 75% है, मतलब कम मिली अमाउंट, NO कम बनेगा, मैक्सिमम अमाउंट कम मिलती है NO की जब यील्ड 100% होती। अभी 75% यील्ड है तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू इतना अमाउंट बन के आया। अगला स्टेप, 2 मोल से 2 मोल, 2/2। ये किसके मोल बने, NO2 के, नहीं बने नहीं है, ये बनते अगर 100% यील्ड होती, अभी 50% यील्ड है तो इंटू 0.5, इतने मोल बने हैं NO2 के। अब ये NO2 अगली रिएक्शन में इंटू 2/3, ये किसके मोल, HNO3 के बने नहीं बने, बनते जब जब यील्ड 100% होती, अभी 25% यील्ड है इंटू 0.25, इतने मोल्स HNO3 के बने हैं। और वो मोल्स कितने दिए क्वेश्चन में, 1260 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 63, इतने मोल। हो गया एक ही स्टेप में, बस क्वेश्चन सॉल्व, x कैलकुलेट कर लो, अब तो ये तो आसान है। 4 से 4, 2 से 2 कैंसिल, और 0.5 से ये 2 भी कैंसिल, क्योंकि 1/2 है ना ये तो, और ये 63, ये 20 आ गया, 20 बार कैंसिल, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, तो क्या कितना हो गया जरा देखना, x अपॉन 17, क्या बचा 3/4, ये खत्म ये खत्म, 1/3, 1/4 इज इक्वल टू 20। 3 से ये 3 भी कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई 17 दूनी 34, 340 इंटू 16, तो मेरे ख्याल से 16 3 48, 16 चौका 64, 48 48 544 kg में मेरे पे है आंसर। दिस इज द मास ऑफ ammonia needed for production of 1260 kg of this one, तो यही आंसर है गाइस, 5440 kg। so this is the answer, so like that you can solve। तो ये था, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन में जरूर रखें, रिवीजन में जरूर रखें इस क्वेश्चन को। सो इट्स ए गुड क्वेश्चन। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइकोमेट्री इज ओवर, स्टाइकोमेट्री इज फिनिश्ड। तो ये था कॉन्सेप्ट, ये था स्टाइकोमेट्री। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चैप्टर के 3 पार्ट हैं मोल कॉन्सेप्ट में, स्टाइकोमेट्री, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ऑल दैट, और थर्ड है बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस।
वैसे तो हम पहले बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन ले सकते हैं, उसके बाद फिर कंसंट्रेशन टर्म्स, बट मैं पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो इसके साथ साथ चलेगा, वो मोल से ही रिलेटेड डायरेक्टली चीज़ें हैं। हालांकि शीट में शायद पहले कंसंट्रेशन टर्म्स बाद में दिया है, उससे क्या कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेट अस टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो गाइज ये पूरी बात एक बार नोट करें, ये क्वेश्चन थे, आप डीपीपी शीट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो होमवर्क मिलता है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। और नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पूरी बात नोट करो इसको, फिर हेडिंग लिखो वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, यूज कहाँ आते हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स? सॉल्यूशंस के लिए, सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो सॉल्यूशंस के लिए टर्म डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के जो मिक्सचर है उसे बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर तो सब समझते हो ना, दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। जैसे पानी के अंदर अगर नमक घोल दे थोड़ा सा, तो नमक का सॉल्यूशन बन गया, वो यूनिफॉर्म होता है। ऊपर से एक चम्मच ले लो या नीचे से टैप लगा के एक चम्मच वहाँ से ले लो, दोनों का नमकीननेस मतलब सॉल्टीनेस, अरे वही मतलब है, समझ जाया करो आप। वी आर नॉट रोबोट्स, मन में जो आएगा वो बोलेंगे। तो नमकीननेस जो होगी वो सेम होगी, दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज वाइज द कॉन्सेंट्रेशन और एवरीथिंग वो ऊपर से सैंपल पिक किया है नमक के सॉल्यूशन का या बॉटम से लिया है, बोथ विल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस नहीं। हेट्रोजीनियस मान लो जैसे ये है कि मिट्टी ली और पानी में घोल दी, कुछ तो घुल गई, गंदा हो गया पानी, और कुछ नीचे तली में बैठ गई एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर और ग्लास, तो वो हेट्रोजीनियस बन गया। तो सॉल्यूशन में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अ माइनर कंपोनेंट एंड दिस इज मेजर कंपोनेंट। इट इज अ माइनर कंपोनेंट एंड इट इज अ मेजर कंपोनेंट। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, माइनर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप ये बात करते हो। जनरली जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, पानी के अंदर नमक मिला दिया तो नमक क्या हो गया? सॉल्यूट। वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। जनरली वाटर इज सॉल्वेंट इफ द सॉल्यूट इज सॉलिड। शुगर मिला दो पानी में, शरबत बना दो पीने का, तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। बट दिक्कत कभी कभी आ जाती है सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड करने में, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हों। सुनो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करें इफ बोथ आर लिक्विड। जैसे अल्कोहल पानी में मिलाते ही हैं, पूरी दुनिया मिला रही है अल्कोहल को पानी में, और कुछ लोग तो अल्कोहल में पानी मिला देते हैं और कुछ लोग तो पानी भी नहीं मिलाते अल्कोहल में। कबीर सिंह, अरे छोड़ो, ये सब तो सोसाइटी खराब करते हैं इस तरह के लोग। अच्छे बच्चे बनो,
सदाचारी बनो, समझ गए। बट फिर भी अल्कोहल में पानी तो मिल ही रहा है। अब अल्कोहल को पानी में अगर मिलाते हैं तो कई बार अल्कोहल सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अमाउंट, द कॉम्पोजिशन। तो दो लिक्विड्स का मिक्सचर जब होता है तो कोई सा भी लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्यूट की तरह बिहेव कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अमाउंट। हाँ, ऐसे में कभी कभी ऐसे लिखते हैं अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाई। अगर ऐसे लिख दिया अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाई, तो इसका मतलब एक्स इन वाई का मतलब एक्स सॉल्यूट है और वाई सॉल्वेंट है। जैसे एग्जाम्पल ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन अल्कोहल, तो फिर वाटर सॉल्यूट है भैया, ध्यान रखना, और ये अल्कोहल कौन है? सॉल्वेंट। अगर ऐसे लिखा है तो ये मीनिंग है इसका, और ऐसे लिख के कई बार क्वेश्चन आपको देगा, पर्टिकुलरली व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड्स। तो ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन अल्कोहल, तो वाटर इज सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज सॉल्वेंट। अच्छा, ऐसा लिखा होता ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, तो अल्कोहल सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो गाइज ये तरीका है दैट यू शुड रिमेंबर, यू शुड अंडरस्टैंड। अब बात आती है कंसंट्रेशन टर्म्स की। अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन is expressed in terms of concentration terms. तो concentration terms denote or provides info of amount of solute प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है ये कौन बताएगा? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमें कई तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी होती हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज। चलो वन बाय वन वी आर गोइंग टू टेक वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। पहले ये इतनी बात नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसका यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कीप इन माइंड। करो पूरी बात नोट। जैसे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जैसे परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज W बाई W। कई बार ऐसे लिखेंगे परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज W बाई W। नाम से मालूम पड़ रहा है W मतलब मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास, बट कौन सा मास ये याद रखना है डेफिनेशन में। तो परसेंटेज W बाई W और परसेंटेज बाय मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, इनटू 100। ये है डेफिनेशन। तो गाइस परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज W बाय W इज व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, दो तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे ताकि हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी को देख पाएँ। आपको याद होगा हमने कुछ लेक्चर्स पहले ही बात की थी कि डेंसिटी, जैसे डेंसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मास टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता, बट वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यहाँ तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो फिर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ। इसे बोलेंगे W बाई W टर्म। तो हम सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को दो तरीके से क्लासिफाई करने वाले हैं, W बाई W टर्म, W बाई V टर्म। ये W बाई W टर्म हुआ, और W बाई W टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है W बाई W टर्म। तो परसेंटेज इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो कोई बॉटल है,
इस बॉटल के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये रहा। इसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, एक चिप्पी लगी हुई है, कागज का टुकड़ा लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 10% W/W, मान लो HNO3 ऐसे लिखा हुआ है, एक्वस मान लो ऐसे लिखा हुआ है। एक बॉटल, उसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ऑब्वियसली एक्वस HNO3 है ये सॉल्यूशन, मतलब HNO3 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो 10% W/W का मीनिंग क्या हुआ? तो यहां से अगर देखें तो 10% W/W एक्वस HNO3 मीन्स, क्या मतलब है इसका? 10% W/W का मतलब हमेशा 100 पर डिफाइन होती है परसेंटेज। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम कौन है? HNO3। तो 10 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब हुआ इसका कि 10% W/W aqueous HNO3 means 10 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम में 10 ग्राम HNO3 है, तो फिर 90 ग्राम कौन है? 100 में से 10 घटा दो, तो 90 ग्राम इज वॉट? वाटर, क्योंकि एक्वस बोल दिया है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट इज वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ, सो मास ऑफ वाटर कितना है? दैट इज 90 ग्राम। तो mass of water is 90 ग्राम। So like that you can find out the mass of the water, that is 90 ग्राम। इस तरीके से डिफाइन करते हो, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। Got the point? ऐसी एक सेकंड कंसंट्रेशन टर्म आती है, मैं यहां लिख देता हूं, ये रहा। What? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम और परसेंटेज W/V। नाम से मालूम पड़ रहा है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम और परसेंटेज W/V। ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, बट किसके ये याद रखना है? ऊपर मास किसका? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और वो भी ग्राम में लेना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml भी ध्यान रखना है, और चूंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना भूलना मत। तो परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम और परसेंटेज W/V, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, ग्राम में लेना है, ml में लेना है, इनटू 100। अच्छा, साफ दिखता है, ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, तो W/V टर्म बोल दो, W/V टर्म। सर इसका पर्पस क्या है? ये W/V टर्म बोल दिया या W/W टर्म बोल दिया? टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताने के लिए। अब आपको तो पता है कि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो इसका मतलब दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। अच्छा, मान लो अब जैसे ये एग्जाम्पल लें, एक ये इधर ये ले लो, मान लो एग्जाम्पल ऐसे ले लें, ऐसा लिखा हुआ हो एक बॉटल के ऊपर कि 5% W/V एक्वस CH3COH। क्या मतलब है इसका? बोलो क्या मतलब है? 5% W/V एक्वस एसिडिक एसिड सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है, एसिडिक एसिड डुबोया हुआ है, और एसिडिक एसिड सॉल्यूट भी है। क्या लिख दूं? मीन्स 5 ग्राम ऑफ CH3COH is present in 100 ml of solution। ये मतलब है इसका। जरा देखो, 5% W/V एक्वस एसिडिक एसिड का मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम, यही मतलब हुआ परसेंट W/V है वो। तो 100 ml में 5 ग्राम एसिडिक एसिड है, तो वाटर का मास कितना हो गया? वाटर बता दोगे? 100 ml है, 5 घटा दो 95। अरे नहीं, पागल हो क्या? वॉल्यूम में से मास घटा दोगे क्या? एक डायमेंशनल एनालिसिस नाम की भी चीज होती है। अब कई बार बच्चे मन ही मन बोल रहे थे, हमने तो कहा ही नहीं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही गलती बताते हैं। हाँ, समझ गए हम बात, बट कोई तो होगा तुम में से जो सोच रहा होगा मनी मन, बस 100 में से 5 घटा दिया, 95 ग्राम वाटर आ गया। अरे पागल, ऐसा थोड़ी होता है। डायमेंशनल एनालिसिस में वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा,
मास में से मास घटेगा, करंट में से करंट घटेगी, एनर्जी में से एनर्जी घटेगी। वॉल्यूम में से मास नहीं घट सकता। तो सर फिर वाटर का अमाउंट कितना है बता सकते हैं क्या? हाँ बता पाएंगे, व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन। विदाउट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन वी विल नॉट बी एबल टू टेल द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो इस बात को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? जगह मिलेगी वहीं तो लिखेंगे। एक काम करो, पहले नोट करो पूरी बात, अभी लिखूंगा मैं इसको। नोट करो पूरी बात। तो वो क्या लिखा था आपने? 5% W/V। तो इसका मीनिंग ये निकला कि मास किसमें, लिख दो एक बार, 5% W/V था ना, ये था। तो इसका मतलब मास ऑफ वाटर कौन सा था? एक्वस CH3COOH। मास ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन, तो मास ऑफ वाटर जब कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन। सॉल्यूशन इज नोन। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स इस बात को कहने का। तो ये सेकंड कंसंट्रेशन टर्म थी। नाउ थर्ड, तीसरी कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। वो तो क्या डेफिनेशन नाम से मालूम पड़ रही है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, और वो नाम से मालूम पड़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम मतलब किसका मास? सॉल्यूट का मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये यूनिट का ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 100 से मल्टीप्लाई मत करना, परसेंटेज थोड़ी है इस बार। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन और साफ दिखाई पड़ता है, ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, और W/V टर्म ऑफ कोर्स टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो परसेंटेज। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें इसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन में मान लो ऐसे बोल दें कि 17 ग्राम ऑफ H2O2 इज डिजॉल्व्ड इन, मान लो कुछ 50 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म aqueous solution of density 1.1 gram per ml. Find first percentage W/W, second percentage W/V. करो सॉल्व। आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। 17 ग्राम ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म aqueous solution of density, form aqueous solution of density 1.1 gram per ml. Find percentage W/W, percentage W/V. Do it. करें सॉल्व क्वेश्चन को। किया सॉल्व? देखो इधर क्वेश्चन, देखो अपने आंसर भी मैच करना। 17 ग्राम ऑफ H2O2 इज डिजॉल्व्ड इन द 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो ध्यान दो, अच्छा वाटर की डेंसिटी की जरूरत पड़ती है तो 1 ग्राम पर ml लेना है। तो फर्स्ट परसेंटेज W/W, ये तो बहुत ही आसान है। मास ऑफ सॉल्यूट 17 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है तो सॉल्यूशन कितना? 17 + 50, टोटल सॉल्यूशन का मास
इंटू 100, तो आंसर 1700 अपॉन 67%। बस मैं यही लिख के छोड़ रहा हूँ, यही आंसर हो गया। जरा सेकंड पार्ट पे आओ। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना होगा? तो पर मास ऑफ सॉल्यूट तो पता ही है 17 ग्राम अपॉन, नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास, टोटल मास 17 प्लस 50 ग्राम अपॉन डेंसिटी 1.1 ग्राम, इतने ml आ गया, और ये ग्राम था इंटू 100। अरे समझ में आया क्या किया हमने? नीचे वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन 17 प्लस 50 अपॉन डेंसिटी, क्वेश्चन में दी है 1.1। अब जब सॉल्व करोगे तो 17 इंटू कितना हो गया? 110 अपॉन 67% वुड बी योर आंसर। तो ये थोड़ी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इस वैल्यू से 1.1 का फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में। गाइज ये हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन है फाइनल आंसर यू कैन रीच ऑन योर ओन। कैलकुलेशन एक बार चेक जरूर कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू डू लाइक दिस, कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू डू लाइक दिस। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एंड द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, अगली जो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं, और वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। हेडिंग लिखो, थर्ड कंसंट्रेशन, थर्ड नहीं फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म कौन सी? मोलैरिटी। लिखो हेडिंग मोलैरिटी। Molarity of solution is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter। 100 से मल्टीप्लाई मत करना, नहीं परसेंटेज छोड़िए। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स पर लीटर और मोलर, ऐसे बोलते हैं, मोल्स पर लीटर और मोलर। अब बात आती है कि ये W/W है या W/V। ऊपर क्या है? मोल्स। मोल क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। भाई आप जानते हो ये बात। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास तो कांस्टेंट होता है, मोलर मास इज कांस्टेंट। अब मोलर मास कांस्टेंट है तो एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स n बोल दो इनको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इसका मतलब मोल्स को हम यहाँ W/W या W/V डिफाइन करने के लिए मोल्स को मास का ही रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो मोल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स मास, तो W हो गया ऊपर, मोल्स मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे तो वॉल्यूम है ही, तो ये भी एक W/V टर्म है। ऑब्वियसली देन टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा बार बार कह तो गए टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट टेम्परेचर के साथ ये वेरी कैसे करेगा? थोड़ा बहुत टेम्परेचर 2-4 डिग्री इधर उधर कर दो, नहीं इतना भी हीट मत करो कि पूरा का पूरा पानी का एक्वस सॉल्यूशन है और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया, पता चला पानी सारा उड़ गया स्टीम बन के। अरे वो थोड़ी, टेम्परेचर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है कि इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, और वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो मोलैरिटी क्या होगी? घटेगी। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज। दिस इज द मेथड, दिस इज द वे। तो ये इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोलर। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, कभी कभी सॉल्यूशन ऐसा भी लिखा होगा, अ मिली मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या, 0.001 m। कई बार मोलरिटी और m भी बोल देते हैं, यूनिट m, मोल पर लीटर, कैपिटल M, बड़ा वाला m इस अपर केस में, तो 0.001 m, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेंटीमोलर सॉल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट इसीलिए ना कर पाते, उन्हें यही ना पता होता सेंटीमोलर क्या होता है। अरे सेंटीमीटर पता है ना, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन मीन्स 0.01 मोलर, m और 0.01 मोलर। मिली मोलर, मिली हो गया, डेसीमोलर सॉल्यूशन, साफ दिखाई पड़ता है, 0.1 मोलर और 0.1 कैपिटल M। तो इस तरीके से आप लिखते हो ये मोलरिटी। सो दिस इज द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, मिलीमोलर, सेंटीमोलर, कई बार ऐसे भी लिख के आएंगे, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, और ये यूनिट है। अभी इस तरीके से और भी कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे, इनके क्वेश्चंस भी लेंगे। आज बस यही स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।